दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस पूरे वीक हम लोग की ये ट्राई होगी कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लमैटिक हैं, इसमें ट्रबलसम हमारे जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसको टच करें, अपना अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएं। तो फिलहाल अभी हम मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन, लेट्स सी मोल्स है क्या। अच्छा देखो, आप लोग एक यूनिट सुनते हो अपनी डेली लाइफ में, दैट इज डजन। डजन या हम लोग अपनी जबान में उसको दर्जन कहते हैं। ठीक है, डजन क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 डजन कोई भी चीज है, तो 1 डजन का क्या मतलब है कि 1 डजन का काम सिर्फ ये है कि वो चीजों को क्वांटिफाई कर देता है इनटू 12 यूनिट्स। अब डजन ये नहीं देखता कि उसके सामने क्या चीज है। डजन किसी भी चीज के साथ लगाओ वो उसको क्वांटिफाई कर देगा इनटू 12 यूनिट्स। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 डजन बुक्स है, तो 1 डजन बुक्स मीन्स 12 बुक्स। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 डजन चेयर्स हैं, तो 1 डजन चेयर्स इज इक्वल टू 12 चेयर्स। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1 डजन एग्स हैं, तो 1 डजन एग्स इज इक्वल टू 12 एग्स। तो डजन ये नहीं देखता कि हम उसको किस चीज के साथ लगा रहे हैं, बस उसका काम ये है कि वो चीजों को क्वांटिफाई कर देता है। इसी तरह जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा अपनी सेकेंडरी क्लासेस में कि अगर मैं एक डॉट ऑफ इंक यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 1 डॉट ऑफ इंक हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक। इसी तरह जब आप प्रोडिक्ट टेबल देखते हो, तो प्रोडिक्ट टेबल के अंदर आपके पास अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, उसका सिंबल है दैट इज सोडियम, तो सोडियम का जो मास नंबर लिखा हुआ होता है प्रोडिक्ट टेबल में नीचे 23 ग्राम्स। अच्छा, पास पेपर में उसका एग्जामिनर का स्टाइल क्या है कि वो मास नंबर को ऊपर लिखता है, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में मास नंबर नीचे लिखा हुआ होता है। बहरहाल ये जो 23 होता है, ये इसके साथ जब हम स्टोइचियोमेट्री यूज करते हैं मोल्स में, तो इसके साथ हम जो यूनिट लगाते हैं वो लगाते हैं 23 ग्राम्स। अब 23 ग्राम इज एन अप्रिशिएबल अमाउंट। 23 ग्राम समझ लो कि एक चुटकी नमक, 1 pinch of salt हैज अ मास इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। तो क्या ये 23 ग्राम्स एक एटम ऑफ सोडियम का मास हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। दिस इज नॉट द मास ऑफ 1 atom of sodium, क्योंकि 1 atom of sodium का मास तो बहुत कम होगा इससे। तो फिर हम ये एक एटम के साथ क्यों लिखते हैं? बेसिकली प्रोडक्ट टेबल में ये जो 23 लिखा हुआ होता है, जब इसके साथ आप ग्राम्स लगा देते हो, तो ये एक एटम ऑफ सोडियम का मास नहीं होता है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दिस इज नॉट द मास ऑफ 1 atom of sodium, बट दिस इज इक्वल्स टू 6 exponent 23 atoms of sodium। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 23 ग्राम्स है, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं ना, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 23 ग्राम्स is equals to 6 exponent 23 सोडियम एटम्स। अच्छा, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ओ लेवल में 6 एक्सपोनेंट 23 भी लिखोगे। एक्सपोनेंट मतलब 10⁻⁻23, राइट? तो अगर ओ लेवल में आप 6 एक्सपोनेंट 23 भी लिखोगे तो आपको अलाउड है, वो गलत नहीं करेगा। अच्छा जी, क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मास बैलेंस है। मास बैलेंस क्या होता है? जिससे आप मास मेजर करते हो, और आपने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा। उस बॉक्स में आपने सोडियम एटम डालना शुरू करे। आपने एक सोडियम एटम डाला, आपने दूसरा सोडियम एटम डाला, आपने तीसरा सोडियम एटम डाला। डालते 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 जब आप इसके अंदर टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स डाल दोगे इस बॉक्स के अंदर, तो इन सारे के सारे सोडियम एटम्स का जो कंबाइंड मास बनेगा वो बनेगा 23 ग्राम्स, और उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं AR से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम है, या 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो उसका मास कितना होगा? इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दैट इज 23 ग्राम्स। और उसमें कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स। इसी तरह
अगर मैं आपसे कोई और एलिमेंट की बात करूं, लेट्स से मैं आपको कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम का मास 24 ग्राम होगा, और उसमें कितने मैग्नीशियम एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स। अच्छा जी, अब ये जो मोल हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं ना, मोल, मोल की स्पेलिंग तो होती है MOLE, लेकिन उसका यूनिट जो हम लिखते हैं वो MOL लिखते हैं। जैसे फिजिक्स में आप न्यूटन ये होता है, लेकिन न्यूटन का जो यूनिट आप लिखते हो वो कैपिटल N लिखते हो। सिमिलरली केमिस्ट्री में मोल का यूनिट जो है हम MOL लिखते हैं। अब ये जो मोल है ना, ये जस्ट लाइक डजन है, ये चीजों को क्वांटिफाई कर रहा है। अब ये नहीं देख रहा कि आप इसको किस चीज के साथ लगा रहे हो। अगर आपको मैं कहूँ कि आप बोलो कि 1 मोल ऑफ बुक्स है मेरे पास, तो 1 मोल ऑफ बुक्स में कितनी बुक्स आ जाएंगी? 6 एक्सपोनेंट 23 बुक्स। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ चेयर्स है, तो 1 मोल ऑफ चेयर्स में कितनी चेयर्स आ जाएंगी? 6 एक्सपोनेंट 23 चेयर्स। अभी एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब इतने दुनिया में लोग भी नहीं है जितनी ये चेयर्स बन गई हैं। इसलिए मोल को इन चीजों के लिए हम लोग यूज नहीं करते डेली लाइफ में, हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी ले लूं तो उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसलिए डजन के बजाय हम केमिस्ट्री में मोल यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, जिनको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, देखो ये क्लास जो है रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रही है, तो एट द एंड ऑफ अ सेशन आपके पास ग्रुप पे इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। अगर कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सिमिलरली, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि मॉलिक्यूल है तो इसका जो मास निकलेगा वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो? सारे एटॉमिक मासेस आप कंबाइन कर देते हो। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो ये बनेगा 44 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ मास इक्वल्स टू 44 ग्राम्स। और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है? 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अगेन अगर मैं वो मास बैलेंस वाली एग्जांपल लूं, मेरे पास एक मास बैलेंस है, मैंने इसके ऊपर एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स के अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स डालना शुरू किए। मैंने पकड़ा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल डाला, दो डाला, तीन डाला, डालते डालते मैंने टोटल 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस बॉक्स के अंदर डाल दिए। तो इन 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास हो जाएगा डेट इज 44 ग्राम, और वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। सो 1 मोल जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर किसी एटम की बात करो तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर है, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करो तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मोल ये नहीं देख रहा कि उसको एटम के साथ लगा रहे हो या मॉलिक्यूल के साथ लगा रहे हो। अगर एटम के साथ लगाओगे तो वो एटम्स को क्वांटिफाई कर देगा इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अगर मोल को आप मॉलिक्यूल के साथ लगाओगे तो वो मॉलिक्यूल को क्वांटिफाई कर देगा 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस चीज को अगर हम समराइज करें तो वी कैन से 1 मोल of any atom has a mass equals to its atomic mass if we are talking about atoms. But if we are talking about molecules, then we would say 1 mole of any molecule has a mass equals to molecular mass. And also 1 mole of any atom has 6 exponent 23 atoms if you are talking about atoms. अगर molecules की बात कर रहे हो तो 1 mole of any molecule will have 6 exponent 23 molecules. इसी तरह मैं आइंस की अगर बात करूं, आइंस क्या होते हैं? जैसे H पॉजिटिव आइन है, सोडियम है Na पॉजिटिव आइन, क्लोराइड Cl नेगेटिव आइन।
अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस की बात करूं तो मोल अगेन ये नहीं देख रहा कि उसको किस चीज के साथ लगा रहे हो, उसके साथ जिस चीज को भी लगा दोगे वो क्वांटिफाई कर देगा इनटू 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम आइंस। तो 1 मोल will always be equals to 6 exponent 23 आइंस, अगर आइंस की बात कर रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल और आइंस को हम लोग केमिस्ट्री में कलेक्टिवली कहते हैं पार्टिकल्स। अगर मैं वर्ड पार्टिकल यूज करता हूं तो मतलब मैं एटम की भी बात कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल की भी कर सकता हूँ और आइंस की भी कर सकता हूँ। ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट गैसेस, देखो गैसेस की सिर्फ ये बात चल रही है अब, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, सॉलिड, लिक्विड स्टेट या एक्वा स्टेट की बात नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई गैस है, जैसे 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस है NH3, दिस इज अ गैस, तो इसका मास कितना होगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, ये बात तो डन है, जो कि होता है नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 3 into 1 दैट इज 17 ग्राम्स, जो कि उसके MR के बराबर है। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे वो भी आपने देख लिया कि 1 मोल का चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें हमेशा 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया के। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ना कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा या उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस, whatever the gas is, it always occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP. What is RTP? RTP is room temperature and pressure, मतलब रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे कोई भी गैस अगर वो 1 मोल की होगी तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। आप ये नहीं कह सकते कि 1 मोल ऑफ सोडियम है मेरे पास तो उसका मास तो चलो एटॉमिक मास के इक्वल है 23 ग्राम्स और उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 सोडियम एटम्स भी हैं, लेकिन उसका मैं आपको वॉल्यूम नहीं बता सकता। तो ये जो वॉल्यूम वाली कहानी है ये सिर्फ गैसेस के लिए है। और 24 डेसीमीटर क्यूब, इसमें जो डेसीमीटर क्यूब है वो वॉल्यूम का यूनिट है। जैसे वॉल्यूम का यूनिट लीटर्स होता है, इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब भी होता है। हमें पता है कि अगर हम मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं या डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो वी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो वी कैन से कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अगर मैं डेसीमीटर क्यूब की बात करूंगा तो दोनों साइड पे क्यूब लगा दूंगा तो ये कन्वर्जन क्या बन जाएगी, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो कन्वर्जन है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप याद रखना, ये यूज होगी बार बार, क्योंकि अक्सर वो गैसेस का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा होता है, अक्सर वो डेसीमीटर क्यूब में दे रहा होता है, तो आपको ये इंटरकन्वर्जेंस करनी पड़ेंगी। तो इस चीज को अगर मैं समराइज करूं एक लाइन में, तो ये जो मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 मोल एटम की बात करो तो उनका मास एटॉमिक मास के बराबर होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करो तो उनका मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। One mole of any atom has 6 exponent 23 atoms. 1 mole of any molecules will have 6 exponent 23 molecule. 1 mole of any ions will have 6 exponent 23 ions. And 1 mole of any gas always occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP. This is only for gases. सही। अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स is equals to mass in gram divided by एटॉमिक मास। अगर तो हम एटम की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर AR। लेकिन अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। एटम की बात कर रहे हो तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखो एक हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, जिसको आप कहते हो रेशियो मेथड। और वो रेशियो मेथड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक टॉफी ली जो कि 5 रुपीज की थी, तो अब अगर मुझे
30 टॉफीज लेनी है तो वो कितने रुपीस की होंगी? तो टॉफीज के नीचे टॉफीज लिखा, रुपीस के नीचे रुपीस। आपने ये निकालना है, कैलकुलेट करना है कि कितने रुपीस की 30 टॉफीज होंगी। तो रुपीस निकालने हैं तो आपने उसकी जगह एक्स रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 टॉफी इंटू 5 रुपीज इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स। तो एक्स वुड बी 30 इंटू 5, 150 रुपीज। इसी तरह अगर आपको ये कन्वर्जन पता है कि 1 टॉफी इज इक्वल टू 5 रुपीज, और अगर आपके पास मैं कहूँ कि अराउंड हमारे पास 250 रुपीज हैं, तो उसमें कितनी टॉफीज आएंगी? तो टॉफीज अब निकालनी है तो उसके नीचे एक्स रख दो, रुपीस के नीचे रुपीस रख दो। ओके, तो नाउ एक्स इज 1 इंटू 250 एक्स इंटू 5, तो एक्स वुड बी 250 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास ये नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी। इफ्रा, इफ यू नीड टू लीव यू मे लीव। ठीक है, ये क्लास की जैसे मैंने बताया कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आपको लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब का राइट आफ्टर योर क्लास। ठीक है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस पे आपके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है मेरी। अच्छा जी, तो दिस इज द रेशियो मेथड। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास, ये हमारा रेशियो मेथड से ही हमने बनाया हुआ है। कैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने निकालना है, लेट्स से मैं आपसे कहूंगा 200 ग्राम ऑफ सोडियम के मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट ट्राई टू लर्न द रेशियो मेथड। वो क्या कहता है, आपने ये इक्वेशन, ये लाइन याद करी ना, देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन मोल्स की अगर मुझसे आप थ्योरी पूछो ना, तो मोल्स की थ्योरी मैं कहता हूँ सिर्फ इतनी है, मोल इस लाइन से शुरू होता है और इसी लाइन पे खत्म हो जाता है। जितना भी आपके पास मोल्स है, चाहे वो O3 का हो, चाहे वो AS का हो, चाहे वो A2 का हो, सारा का सारा मोल्स इस लाइन पे शुरू होता है, इस लाइन पे खत्म हो जाता है। बस इस लाइन को आपने एग्जीक्यूट करना सीखना है कि इस लाइन को यूज कैसे करना है। तो देखो, ये लाइन मुझे ये कहती बताती है कि 1 मोल की चाहे कोई भी चीज हो ना, अगर 1 मोल का अगर सोडियम एटम है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम विल हैव अ मास इक्वल्स टू इज एटॉमिक मास। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स की, तो उनका मास इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब लेट से मैंने बोला कि मेरे पास n नंबर ऑफ n मोल ऑफ सोडियम है, तो उसका मास कितना होगा, उसको मैंने लिख दिया मास। मास के नीचे मास, क्योंकि एटॉमिक मास भी मास है ना, और मास इन ग्राम कोई निकालना है मुझे कि कितना मास होगा n मोल ऑफ सोडियम का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू मास इन ग्राम इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास AR। तो n जो नंबर ऑफ मोल्स है इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। बना यही फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूल की बात होती तो एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास आता, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, अगर हम लोग ये बुक फॉलो करते हैं तो बुक में हमारे पास मोल्स के बहुत सारे ना फॉर्मूले बनाए हुए हैं, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर आप ये एक फॉर्मूला याद करना चाहो ना, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो चलो सही है, लेकिन इसके बाद हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे सिवाय कंसंट्रेशन के फॉर्मूले के। सिर्फ हम लोग सिर्फ ये 11 फॉर्मूला और ये पूरी लाइन जो है ना, इस लाइन को याद करके हमें एग्जीक्यूट करना सीखना है। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कवर ज्यादा करना है, टाइम हमारे पास कम है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 1 मोल का मास तो हमेशा किसी भी कंपाउंड है ना, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो आप इनके सिर्फ मॉलिक्यूलर मासेस निकालोगे, या अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल का मास पूछ रहा है ना, तो n की जगह पे क्या रख दोगे, 1। मास आपने निकालना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आप कैसे निकालोगे, इन सब के एटॉमिक मासेस ऐड कर दोगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक कार्बन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16,
2 ऑक्सीजन एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल MR बन जाएगा 44 ग्राम्स। तो आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह लिख दिया। अब 44 इंटू 1 करोगे तो वो 44 ग्राम्स ही बनेगा। तो 1 मोल का मास, इसलिए मैं कह रहा था कि मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन 2 में ये कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ 3.5 मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ पहले पार्ट में कह रहा है हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसका जो MR है वो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन होता है 1 और क्लोरीन होता है 35.5, दैट इज 36.5 ग्राम्स। तो मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास है 36.5 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ HCl का जो मास होगा वो 36.5 ग्राम होगा। तो 3.5 मोल ऑफ HCl का मास कितना होगा? अगेन रेशियो मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.5 into 36.5 and that would be equals to 127.8 ग्राम्स। अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर MR वाला। नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.5, मास आपसे पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल चुके हो HCl का जो कि है 36.5। अगेन बात तो वही बन गई, मास इज इक्वल टू 3.5 इंटू 36.5, so that is equals to 127.8 grams। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में कहता है हाउ मेनी मोल्स आर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपने इसमें मोल्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे? अगेन चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर, अब कार्बन एटम्स है ना, एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास आएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं, मास आपको दिया हुआ है 36 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। साथ में प्रोडक्ट टेबल आपने यूज करना है ताकि प्रोडक्ट टेबल की भी प्रैक्टिस हो। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो आपने यहाँ से कार्बन का एटॉमिक मास देखा और उसको सिंपल मास से डिवाइड कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो दैट इज 3 मोल। चाहो तो रेशियो मेथड यूज कर लो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, जैसे फॉर एग्जांपल 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स है ना, मोल्स पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स। अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन, इस क्वेश्चन को मैं यूं बोलूं हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ कार्बन, तो वो जो हमारी लाइन है ना, वो लाइन क्या कहती है कि 1 मोल of anything has a mass equals to atomic mass if it is an atom। अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल of anything has a mass equals to its molecular mass, और उसमें 6 एक्सपोनेंट 23। अगर एटम्स की बात कर रहे हो तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर आइंस की बात कर रहे हो तो आइंस होंगे। और अगर कोई गैस है तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। तो आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। अब देखो ये जो इक्वल्स टू लगा हुआ है ना, इस इक्वल्स टू का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें, बल्कि ये चारों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ये लिखो कि 1 मोल का जो मास है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है, या फिर आप ये लिखो कि 1 मोल में हमेशा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, या 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर कोई भी चीज 1 मोल है उसका मास एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास की अगर कोई चीज है तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6 एक्सपोनेंट 23। मतलब अगर मैं कार्बन के लिए ये बात कर रहा हूँ तो कार्बन का जो 1 मोल होगा उसका जो मास है वो उसका एटॉमिक मास के इक्वल है जो कि 12 ग्राम है, और उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। क्योंकि कार्बन जो है वो गैस नहीं है, इसलिए मैं 24 डेसीमीटर क्यूब वाली बात इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली फॉर गैसेस है।
तो आई कैन ऑल्सो इक्वेट मास विथ नंबर ऑफ एटम्स। मैं मोल्स को फिर यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो मास लिया है वो 1 मोल का ही लिया है। तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो हैं उनका उनके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। अगर वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास अभी 36 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो 12 ग्राम में 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 36 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। एटम्स के नीचे एक्स लिखो, क्योंकि वो तुम्हें निकालना है, वो अननोन है। सही है। और मास आपको दिया हुआ है, तो मास के नीचे मास लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 23 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट 24 कार्बन एटम्स। अच्छा, ये काम हम बिल्कुल सही कह रहे हो उसवा, ये काम हम लोग मोल निकाल कर भी कर सकते हैं। मोल निकाल कर करोगे तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। आप अपना स्टेप क्यों बढ़ाओ, इसलिए तो ये इक्वेशन मैंने बनाई है, ताकि इस इक्वेशन से सारे आपस में एक दूसरे के साथ इक्वेट करो और अपनी जिंदगी आसान करो। अगर आप मोल निकाल के करोगे तो भी वही बात है, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस आपके। आप पहले 36 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितने मोल्स हैं। फिर आप ये देखो कि 1 मोल 6 एक्सपोनेंट 23 होता है, तो इतने मोल्स आए तो वो कितने के बराबर होगा। सही है। जिनके माइंड में ये सवाल है, क्योंकि ये बुक का मेथड है, बुक की अप्रोच है कि वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकलवाते हैं। अगर आपने 36 ग्राम ऑफ कार्बन में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो आप करोगे पहले 36 डिवाइड बाई 12, जो कि आपके पास 3 मोल्स आ रहे हैं, 3 मोल ऑफ कार्बन। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन में हमेशा 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स होते हैं। तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 23। तो आपके पास आंसर में यही आना है जो कि अभी आया है, दैट इज 1.8 एक्सपोनेंट 24। अच्छा, जो ऊपर वाली वर्किंग है वो बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने ये इक्वेशन लाइन लिखी। आपको ये लाइन अगर याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ इतनी वर्किंग करनी है। एग्जाम में ये मार्क, ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू में आता है, और एमसीक्यू का मतलब है 1 मार्क। और 1 मार्क का मतलब है कि हमारा एक रूल ऑफ थंब होता है कि अगर 1 मार्क की चीज है ना, तो 1 मार्क पे हम लोग कभी भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपने सिर्फ एग्जाम में बैठ के सिर्फ इतना लिखना है, 12 ग्राम में 6 एक्सपोनेंट 23 होगा, तो 36 में कितना होगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में करा, आंसर आ गया। तो जब ग्रेप आ जाएगी कॉन्सेप्ट से, तो ये काम भी जल्दी जल्दी कर सकोगे। अच्छा जी, अब अगर वो मुझसे पूछता है कि 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे, उसमें सारी चीजें निकालते हैं। क्वेश्चन सेज हमारे पास है 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अच्छा, अमोनिया का वो फॉर्मूला जरूरी नहीं है आपको हमेशा लिखा हुआ दे, कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जैसे कि HCl हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो यू गाइस आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्यू फॉर्मूलाज। हर चैप्टर में कुछ फॉर्मूला ऐसे आते हैं जो आपको बताए जाते हैं कि वो आपने याद रखने हैं। एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू के आपको वो फॉर्मूला आता हो, वो हमेशा लिख के नहीं देगा। जैसे कॉमन फॉर्मूलाज थोड़े से अगर मैं रिकॉल करवाऊं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको याद होना चाहिए, अमोनिया का आपको याद होना चाहिए, वाटर का आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। इसी तरह सारे के सारे एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एसिड होते हैं, इथेनोइक एसिड वगैरह, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद हो जाते हैं। तो कुछ लिस्ट है हमारे पास हर चैप्टर में कि ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते पढ़ते हमें याद भी हो जाते हैं।
बाकी उसके अलावा कोई नया फॉर्मूला होता है तो वो लिख के देता है कि भाई ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है जी। बहरहाल नाउ द क्वेश्चन इज 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। ये बात बताने का मकसद क्या था कि अमोनिया का फॉर्मूला वो आपको हमेशा लिख के नहीं देता, आपको याद होना चाहिए। अमोनिया इज NH3। अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस में कितने मोल्स हैं, तो देखो अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद है ना कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास, ये मैं इतनी बार लिखूंगा कि तुम्हें तो याद हो ही जाएगी। और सिर्फ याद नहीं करना है इसको, बल्कि इसको यूज करना सीखना है। और 24 डेसीमीटर क्यूब ये सिर्फ गैसेस के लिए है, आरटीपी पे वो भी। तो अगर आपसे मैं पूछूं 80 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस है मेरे पास, तो उसमें मोल्स कितने होंगे, तो आप मोल्स कैसे निकालोगे? आपको ये इक्वेशन अगर याद है तो आप बोलोगे कि अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, राइट, इट इज नॉट एन एटम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसमें कितने मोल्स होंगे? 1 मोल। मतलब 1 अमोनिया के लिए अगर मैं ये लाइन बना लूं ना, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? 1 मोल ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल तो इट हैज अ मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 into 1 that is 17 grams. तो 1 mole of ammonia has a mass equals to 17 gram. And how many ammonia molecule will be there in 1 mole? 6 exponent 23 ammonia molecules. सही है। And this much of ammonia, 17 gram of ammonia या 6 exponent 23 molecules of ammonia, मतलब किसी एक कंटेनर में अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमोनिया गैस है, ठीक है, और उस कंटेनर को मैंने एक मास बैलेंस पे रखा है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसको मैंने मास बैलेंस पे रखा है और इसमें ना अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये 1 मोल ऑफ अमोनिया है। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया है तो इसका जो मास आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल 17 ग्राम। और इसमें जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है वो कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, NH3। सही है। और इसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, जितने ही वो वॉल्यूम में फैले हुई होगी, वो वॉल्यूम क्या होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब इफ इट इज एट एन आरटीपी। So 1 mole of ammonia has a mass equals to 17 gram and it has 6 exponent 23 ammonia molecules and its volume would be 24 decimeter cube. अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ जाती है तो फिर आप अमोनिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो रिगार्डिंग मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री। तो मोल्स अगर निकालने के लिए आपको बोले गए हैं तो आप मास और मोल को कंपेयर करोगे ना, सिर्फ आप बोलोगे कि 1 मोल ऑफ अमोनिया जो है उसका जो मास है वो 17 ग्राम होता है इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो 80 ग्राम ऑफ अमोनिया का जो मास होगा उसमें कितने मोल्स होंगे? तो दैट इज 80 इंटू 1 x इंटू 17। तो x वुड बी 80 डिवाइडेड बाय 17। सही है। अच्छा ये काम थोड़ा सा लंबा लग रहा है, अगर आप बोलो क्या कहते हैं फॉर्मूला देखो, तो फॉर्मूले के रिगार्ड से ये काम लंबा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करा रहा? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये रेशियो मेथड सीख जाओ, क्योंकि आगे यहाँ पे तो फॉर्मूले से छोटा है ये काम, लेकिन आगे जब स्टोइचियोमेट्री की तरफ जाते हो और रेशियो मेथड पक्का नहीं हुआ हुआ होता तो वहां फंसते हो। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो कर सकते हो। मास कितना है? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एमआर है ना, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल है तो एमआर लूंगा। मास है 17 डिवाइडेड बाय सॉरी मास है 80 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है इसका 17, तो दैट इज 80 ओवर 17 अगेन 4.7 मोल। क्योंकि इस फॉर्मूले की समझ है इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए रेशियो मेथड दिखा रहा हूँ बार बार। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं रेशियो मेथड सिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा जी, अगर वो सेकंड पार्ट इसका पूछे कि पहले मोल्स पूछ लिए, अब वो पूछे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बताओ इन 80 ग्राम, ठीक है, अगर उससे डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया पूछा है इन 80 ग्राम, तो फिर जो है ना मैं मोल्स नहीं निकालूंगा। अगर पूछा हुआ है पहले पार्ट में, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ था, जैसे पार्ट 1 की हम बात करें, अब मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन 80 ग्राम, तो वो कैसे करोगे? फिर आपने डायरेक्टली मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिलेट करना है। जैसे अगर मैं ये लाइन देखूं ऊपर वाली, तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स।
तो मैं ये डायरेक्टली लिखूंगा ना, फिर मैं मोल्स को बीच में लेके आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम है और इसमें 6 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं डायरेक्टली मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करा लूंगा। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, उसमें हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 80 ग्राम में कितने होंगे? तो मास के नीचे मास रखो, 80 ग्राम ऑफ अमोनिया विल हैव x नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। अब देखो फॉर्मूला, ये रेशियो मेथड पे क्यों फोकस किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या एक अलग फॉर्मूला याद करोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए क्या एक अलग फॉर्मूला याद करोगे? इसी तरह का करते करते फॉर्मूलाज याद करोगे तो मोल्स पूरा करते करते 7 से 8 फॉर्मूला बन जाते हैं। इसलिए हम लोग रेशियो मेथड पे फोकस करेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड लर्निंग फॉर्मूलाज। इसको 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो 80 ग्राम ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड दैट इज इक्वल्स टू 80 into 6 exponent 23 and 17 into x. तो x would be 80 into 6 exponent 23 divided by 17. तो आपके पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा 80 ग्राम ऑफ अमोनिया में, जो कि आ रहा है 2.8 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। राइट, सो फार सो गुड। अच्छा जी, अगर मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं ना, क्योंकि अमोनिया गैस है तो मैं वॉल्यूम भी इसकी कैलकुलेट करवा सकता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 80 ग्राम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा, मैंने मोल्स नहीं दिए, मैंने मास दिया। तो आपने अगेन, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लाइन है, अब ये लाइन इनिशियली तो आप बना बना के देख रहे होगे क्वेश्चन में, उसके बाद ये लाइन आपको याद हो जाएगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास 17 ग्राम है और उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और वो 24 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली मास और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीच में सबके बीच में इक्वल्स टू है ना, तो सबको आपस में भी इक्वेट करवा सकते हो, राइट? तो यू वुड से कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया का जो वॉल्यूम है ना, वो है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 80 ग्राम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? x। दैट्स इट। 80 into 24, 17 into x। तो x कितना आ जाएगा? 80 into 24 divided by 17। तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा which is equals to 112 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। तो 80 ग्राम ऑफ अमोनिया आपके पास जब भी होगी तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मास टू वॉल्यूम करो, अपना एक स्टेप बचाओ और अपना टाइम बचाओ। अच्छा जी, ये क्लास थोड़ी सी आज लंबी होगी, 5-10 मिनट, क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। तो कल से हम लोगों की टाइम सेट हो जाएगा, बट क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर चल रहा है तो उसको पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन 5 में हमारे पास वही चीजें जो मैंने अभी डिस्कस करी हैं। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। आई नो कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो 24 डेसीमीटर क्यूब करता है। अगेन वो वाली लाइन हर जगह यूज होगी, मैं पूरी नहीं लिख रहा, बट आई नो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसने जो मुझे वॉल्यूम का यूनिट दिया है ना, डेट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो एक कन्वर्जन जो मैंने इनिशियली बताई आपको कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट?
तो अब आपकी मर्जी है, या तो आप 1 मोल को 24 डेसीमीटर क्यूब लिखने के बजाय लिख दो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, और जो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है उसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने देना, क्योंकि आपने कन्वर्जन कर ली ऊपर ऑलरेडी। तो 240 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल होंगे? तो दैट वुड बी x इंटू 24,000 1 इंटू 240। तो ये 24,000 divided by 240 would give you how many mole? 24,000 x is 240 divided by 24,000, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 0.01 मोल। अगर आप अपनी कन्वर्जन में डेसीमीटर क्यूब भी रखते, आप कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, तो जो 240 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया है उसको फिर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता पहले, तो डिवाइड बाय 1000 करके उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते, तो वो हो जाता 0.24 डेसीमीटर क्यूब। तो आप फिर 0.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया में मोल चेक करते, तो अगेन सिर्फ यूनिटरी कन्वर्जन की है ना, तो आंसर तो वही रहना है। तो इस चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल मैथ्स है, इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कर लेना तो इन चीजों में एटलीस्ट नहीं फंसोगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे वो कहता है, अच्छा ये पार्ट एफ तो ये गलत लिख दिया है, मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स पूछे हुए हैं। पार्ट बी सी डी ई ट्राई करना खुद से कैसे होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरे पास है, जैसे 80 ग्राम ऑफ अमोनिया को डील करा है आपने, इसी तरह 176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आपके पास है तो उसमें वो मोल्स पूछ रहा है। 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के आपसे मोल्स पूछ रहा है, और वो जो लाइन है वो आपको क्या बता रही है कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, जो कि 12 प्लस 2 इंटू 16 44 ग्राम्स होता है, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 24 डेसीमीटर क्यूब। फिलहाल वो वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है, तो 160 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का में कितने मोल्स होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 176 x इंटू 44, तो x वुड बी 176 डिवाइडेड बाय 44। सही है, दैट वुड बी 4 मोल। अच्छा जी, अब कुछ छोटी सी बेसिक चीज है, जैसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? अभी तक तो हम ए आर एटॉमिक मास कर रहे हैं ना, लेकिन इसका असल नाम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास नंबर दिया हुआ है, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहने की वजह ये है, देखो अगर आप किसी भी चीज का वो निकालते हो, क्या कहते हैं, मास बैलेंस, जैसे होता है ना आपके पास तराजू, तो अगर आपको हम कहें कि यहाँ पे आपने स्केल रखा है जिसको हम अपनी जबान में बट्टा कहते हैं 1 kg का, और आपने लेफ्ट साइड पे कुछ फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल रखे हैं, तो जब ये बैलेंस हो जाता है तो हम कहते हैं कि फ्रूट्स 1 kg के हो गए, मतलब 1 kg के फ्रूट्स है। इसी तरह केमिस्ट्री की दुनिया में हम लोगों ने जो हमारा ये जो स्केल है ना या बट्टा जो है, हमने कार्बन के 12 वाले आइसोटोप को ये बट्टा बना लिया, मतलब वाले कार्बन के एटम जिसका मास नंबर 12 है उसको हमने स्केल बना लिया, और बाकी जो एलिमेंट्स है ना, वो जैसे हम एक साइड पे फ्रूट रख रहा हूँ तो बाकी एलिमेंट्स में दूसरे साइड पे रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मैग्नीशियम रखा, तो मैंने देखा कि ये डबल नीचे चला गया, तो मैंने मैग्नीशियम को मास नंबर दे दिया 24। तो ये जो मैंने एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स को दिए हुए ना, वो मैंने कार्बन के साथ मेजर कर करके दिए हुए, मतलब इन रिलेशन टू कार्बन, मतलब रिलेटिव टू कार्बन एटॉमिक मास, इसलिए इसका नाम जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स भी होते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, उसका एक आइसोटोप है 35 और एक आइसोटोप है 37। तो इन दोनों का हम पहले एवरेज मास निकालते हैं जो कि 35.5 होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोटोपिक अबंडेंसेस या परसेंटेजेस। तो ये इसका फिर एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम कहलाएगा, एवरेजिंग आइसोटोप जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन रेयरली आई है, कभी बहुत कम आई है, लेकिन क्योंकि कोर्स का पार्ट है तो याद कर लेना। सिमिलरली जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो सारे एटॉमिक मासेस ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मैं ये यूज अभी करवा चुका हूँ, पढ़ा बाद में रहा हूँ, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितना यूज करने की है। जैसे क्लोरीन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास अभी निकालना सीख लिया ना, क्लोरीन 2 इंटू 35.5, क्योंकि एक क्लोरीन एटम 35.5 होता है। सोडियम क्लोराइड है, कैसे निकालोगे, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी इतनी बार निकाला, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन जो होता है वो 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16, टोटल 44। सही। तो इसकी जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है उसकी डेफिनेशन दिमाग में रखना। सेकेंडली हमारे पास मोल्स लेवल 1 में एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें क्या चीज बताती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑक्साइड्स है आयरन की, Fe2O3 और Fe3O4। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इस पूरी ऑक्साइड में आयरन कितने परसेंट है, तो इस पूरी ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है, मास है, वो उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसमें आयरन कितने, 2 एटम है। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 56, सिर्फ आयरन का मास। इस पूरे फॉर्मूले में जितना भी आयरन है ना, 2 आयरन है तो 2 इंटू 56 डिवाइडेड बाय इस पूरे फॉर्मूले का जो फॉर्मूला मास है। वो कैसे निकालूंगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाल दो जिसमें आयरन दोबारा आ जाएगा प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये परसेंटेज ऑफ आयरन आ जाएगा इन Fe2O3। दिस इज परसेंटेज ऑफ आयरन इन Fe2O3। सिमिलरली अगर Fe3O4 में परसेंटेज निकालना चाहते हो, मतलब इस ऑक्साइड में आयरन कितने परसेंट है, तो आयरन के 3 एटम्स हैं, 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम पास्ट पेपर्स, ये कहता है कि यूज द एग्जांपल ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड इन द एग्जांपल अबव, द परसेंटेज मास ऑफ आयरन ऑक्साइड इज 70%। तो 200 ग्राम ऑफ ऑक्साइड में आयरन कितने परसेंट, कितने ग्राम्स होगा। अगर मुझे पता है कि Fe2O3 में आयरन जो है वो 70% अगर है तो 200 ग्राम में कितना होगा, तो मैंने सिंपल जो सिंपल अर्थमेटिक मैथ्स नहीं पढ़ते, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 200, टोटल मास दिया हुआ है तो उसमें आयरन आ जाएगा 140 ग्राम। अगर आप इसको यूं देखो ना कि Fe2O3 जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इस पूरे मॉलिक्यूलर मास में जो कि 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 है, तो इसमें सिर्फ आयरन कितना है, 2 इंटू 56। रेशियो मेथड वर्क्स एवरीवेयर।
आवाज आ रही है आप लोगों को? कहाँ तक सुनी थी ये बात, जरा बताओगे? इतना? अच्छा, क्वेश्चन 4 तक ही सुना था। देखो, हम लोग यहाँ पे, दिस इज नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, दिस इज अ सब टॉप लेवल 1 में डाल दिया है। देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? जैसे सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट वो होता है जिसमें कैटाइन और एनाइन और एनिक कंपाउंड बना रहा हो। तो हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, राइट? CuSO4। इसमें अक्सर क्या होता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आके इसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे, कितने मोल्स अटैच्ड होंगे, हमें नहीं पता। ये जो नंबर हम पहले लिख रहे हैं ना H2O से पहले, देखो अगर कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है ना आपके पास NaCl इक्वेशन में, या कोई भी एटम लिखा हुआ है, इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। अक्सर इक्वेशन देखो, जैसे H2 प्लस O2 वाटर बना रहा है, सही है? तो इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब हमारी बनती है, तो उसके हिसाब से फिर वो जो नंबर आते हैं ना, वो एक्चुअली इनके मोल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ऑक्सीजन के साथ मैं हाफ लगा दूं, तो इट मींस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग आपको पता है, आप इस तरह भी कर सकते हो, होल फ्रैक्शन में भी कर सकते हो बैलेंसिंग। होल फ्रैक्शन में कैसे, कि आपने हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दिया, और आपने बस यहाँ पे भी 2 लगा दिया वाटर के साथ। तो इसका क्या मतलब है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन reacting with 1 mole of oxygen gas to produce 2 mole of water। तो जो पहले नंबर लिखा हुआ होता है ना किसी भी फॉर्मूला से, वो जो कोफिशिएंट होता है उनका, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। अच्छा जी, तो यहाँ पे 5 लिखने का मतलब ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट 5 मोल ऑफ वाटर इसके साथ आके अटैच्ड हो गया। और जब भी किसी सॉल्ट के साथ पानी ऐसे आके अटैच्ड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर इस सॉल्ट में से पानी निकल जाए, तो फिर इस सॉल्ट को हम कहेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। सही है? अच्छा देखो, अब ये जो पूरा फॉर्मूला हमें दिया हुआ था, कॉपर सल्फेट 5H2O, इस पूरे का अगर हम मास निकालें ना, तो मास कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 64, एक कॉपर एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1। सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, एक सल्फर एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का होता है 16, 4 से ऑक्सीजन एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 4। फिर वाटर का आ गया तो 5 टोटल है वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर का MR कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन होता है इसमें 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम है मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये इस पूरे फॉर्मूले का टोटल कंबाइंड मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, विच इज 64 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18, दैट इज 250। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। It is 250. So this is 250 gram of CuSO4 5H2O। इसके अंदर पानी कितना है? 5 मोल है ना पानी के, तो 5, मैं अगर सिर्फ वाटर का मास पूछूं तो 5 इंटू 18, क्योंकि वाटर का MR होता है 18 ग्राम। 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन हो गए, 18 ग्राम। तो इसमें सिर्फ वाटर कितना है? 5 इंटू 18। अगर आपसे पूछता है कि 12.5 ग्राम की हाइड्रेटेड आपके पास सॉल्ट है, तो उसमें वाटर कितना होगा? तो आपने 250 के नीचे 12.5 लिखना है ऐसे। वाटर कितना होगा? x। तो दिस रेशियो मेथड विल वर्क एवरीवेयर। 250 इंटू x, 12.5 इंटू 5 इंटू 18, 12.5 इंटू 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 250, राइट?
तो ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कल वाली क्लास में हम इसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे निकाल के, और फिर मोल्स को लेवल 2 पे लेके चले जाएंगे कल ही। कल ट्राई ये करेंगे कि 10:30 पे क्लास स्टार्ट करें, और दोनों को कंबाइन करके ही करेंगे। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी तो अलग अलग हुआ, और आप लोगों को बाकी फर्दर कोऑर्डिनेशन ग्रुप पे हो जाएगी। कुछ पूछना हो देखो, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फर्दर मोल्स के मैं तुम लोगों को और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे दूंगा जो थोड़े डिटेल्ड हैं, ठीक है, क्योंकि 1 महीना तो लगता है मोल्स को पढ़ने में आराम आराम से, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी करना है ये सारा काम। सही है, कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी इस वक्त हमारी क्लास खत्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।